Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 28th of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 28 सितंबर 2021 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। सबसे पहला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हाल ही में भारत सरकार अमोनियम नाइट्रेट के रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आई है कि अमोनियम नाइट्रेट को किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। प्लस आपको मालूम होगा पिछले साल की बात है, लेबनान के अंदर जो बेरत जगह है वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और उस डिजास्टर के पीछे जो जिम्मेदार था वो था अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है। इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। बाय द वे, जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये मॉर्निंग में डेली बेसिस पर 5 बजे अपलोड हो जाता है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक आर्टिकल को हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के रिगार्डिंग रिलेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। जितने भी आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं उसके रिगार्डिंग अगर प्रीलिम्स या मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। आज के सेकंड आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं अरोमा मिशन के बारे में। अरोमा मिशन और फ्लोरिकल्चर मिशन क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस मिशन को लॉन्च किया गया। हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे अरोमा एग्जैक्टली क्या है, ये पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है। आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सुना होगा, ये पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है। तो बहुत सारी बातें नई नई यहाँ पर जानने को मिलने वाली हैं। लेवेंडर क्या है, प्लस यहाँ पर अरोमा मिशन से फ़ायदा क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल है, अभी हाल ही में 45वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। आर्टिकल पुराना है लेकिन हुआ क्या था, हम लोगों ने संडे में रिवीजन किया था। तो संडे में रिवीजन करने के चक्कर में हमारे 1-2 आर्टिकल पीछे के भी हैं, तो मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं। तो इस आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। यहां पे हम लोग जानेंगे कि हाँ, इस काउंसिल मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन एग्जैक्टली रखा गया, क्या फायदे यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल वर्ल्ड राइनो डे 2021 को लेकर चर्चा में है। ये आर्टिकल को हम लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग बात करें यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिगार्डिंग कोई एनिमल हो गया जो चर्चा में है, या फिर आप कह सकते हो जो एनवायरमेंट के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं। अब यहाँ पर वर्ल्ड राइनो डे अब की बार काफ़ी अलग तरीके से चर्चा में है। इसके पीछे का एक यूनिक कारण है। वो यूनिक कारण क्या है वो भी हम लोग समझने वाले हैं। असम के अंदर ये सारा काम हुआ है। उसके बाद एक आर्टिकल है ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है यहाँ पे आपको जानने को मिलने वाला है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोग कवर करेंगे, प्लस जानेंगे ये न्यूज़ में क्यों है। देन उसके बाद एक आर्टिकल है लास्ट, ये अगेन यहाँ पर एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम्बोल पेंगुइन के बारे में बात हो रही है। अभी मुंबई के एक जू में इन पेंगुइन को लाया गया है। तो ये पेंगुइन क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे एनवायरमेंट में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शायद थोड़ा सा छोटा बने लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत होने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे, दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। 1 सेकंड लगेगा वीडियो लाइक करने में, और वीडियो लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है। तो फटाफट एक बार रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है इसकी खास बात यही है कि हम लोग करंट इशूज़ तो डिस्कस करते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारे प्रीवियस डे का करंट अफेयर होता है उसका भी डिस्कशन करते हैं, उसका एक प्रकार से रिवीजन ले लेते हैं। तो जो भी हमने आर्टिकल कल डिस्कस किए थे फटाफट रिवीजन करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, उन सभी के जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, जैसा आप लोग रेगुलरली देते हो। सबसे पहला आर्टिकल हमने कल डिस्कस किया था सेपा एग्रीमेंट के बारे में। इंडिया और यूएई के बीच में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर ये एग्रीमेंट क्या है आप लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, और साथ ही साथ इंडिया और यूएई के बीच में आज के टाइम पर रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं ये नीचे कमेंट सेक्शन बताना। कल मैंने डिटेल में इन दोनों के रिलेशंस को कवर किया था। आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। हाल ही में भारत के 2 बीच ऐसे हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। तो नीचे कमेंट सेक्शन में उन दोनों बीचेस का नाम बताना है, किन किन को सर्टिफिकेशन दिया गया था। प्लस एक क्वेश्चन और है, भारत के अंदर अब टोटल कितने बीचेस हो चुके हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, टर्मरिक की एक नई वैरायटी पाई गई है। अब यहाँ पर ये वैरायटी कौन सी थी पहली चीज़ तो ये बताना है, प्लस टर्मरिक के क्या एग्जैक्टली बेनिफिट्स होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कल मैंने यहाँ पर आपको समझाया था, सॉरी यहाँ पर बेनिफिट्स मत बताओ, एक दूसरी चीज़ ये
बताना टर्मरिक अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री के अंदर ग्रो किया जाता है, ये क्वेश्चन अच्छा है यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। उसके बाद एक आर्टिकल हमने कल डिस्कस किया था, C295MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम लोग अभी परचेज कर रहे हैं स्पेन से, और अभी यहाँ पर जो ये एयरक्राफ्ट है बेसिकली यहाँ पर हम लोग 56 एयरक्राफ्ट की हमने डील रखी है, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट तो हम लोग डायरेक्टली परचेज करेंगे और उसके बाद जो बाकी बचे 40 एयरक्राफ्ट हैं उसको हमारे कंट्री में असेंबल करेगा और असेंबल करे जाएंगे टाटा ग्रुप के थ्रू। तो यहाँ पे आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बाय द वे हम लोग जो ये एयरक्राफ्ट परचेज कर रहे हैं ये कौन से वाले एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, कल मैंने आपको समझाया था। उसके बाद एक आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था साइक्लोन गुलाब के बारे में कि साइक्लोन गुलाब यहाँ पर हिट कर रहा है ओडिशा और आंध्र प्रदेश वाले रीजन को, और इस साइक्लोन की वजह से बहुत सारे एक तरीके से डिस्ट्रक्शन देखने को मिल चुका है ऑलरेडी यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे कल मैंने आपको समझाया था साइक्लोन कैसे आता है, इसके क्या क्या यहाँ पर फॉर्म्स होते हैं, प्लस और भी वेरियस चीज़ें हम लोग यहाँ पे साइक्लोन के रिगार्डिंग कवर करी थी। ओके, यहाँ पर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो कि यहाँ पर जो साइक्लोन है बेसिकली अभी हाल ही में 2 साइक्लोन्स और देखने को मिले थे, तो वो कौन कौन से थे जो ओडिशा की साइड पर आए थे, प्लस हाँ 2 साइक्लोन थे, वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में उनके नाम भी बताना। फिर एट द लास्ट हमने कल डिस्कस किया था अर्जुन MK1A मैन बैटल टैंक के बारे में। अब जो ये बैटल टैंक है बेसिकली इस टैंक को भारत के अंदर बनाया जाएगा, 118 टैंक्स का यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है कंपनी को, वो यहाँ पर भारत के अंदर इन टैंक्स को बनाने वाली हैं। ये हमने डिस्कशन किया था, तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हो, प्लस ये जो क्वेश्चन पूछे गए इनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करेंगे आज का सबसे पहला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। IR आता है GS पेपर 2 के अंदर। पहला आर्टिकल एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर पहले आर्टिकल में बात करी गई है जो अमोनियम नाइट्रेट होता है उसके लिए कुछ रूल्स लेकर आ चुकी है भारत सरकार। उससे पहले आपको समझना होगा अमोनियम नाइट्रेट एग्जैक्टली क्या है जिसके लिए यहाँ पर ये रूल्स लेकर आए गए। तो आपको मालूम होगा पिछले साल की बात है, लेबनान जो कंट्री है वहाँ पर एक जगह है बेरत, ठीक है, BEIRUT करके यहाँ पर नाम है बेरत। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, ये धमाका आप लोग देख सकते हो, और इस धमाके की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। ये धमाका ये एक जगह पर सीमित नहीं रहा, ये धमाके से की वजह से दूर दूर तक आप कह सकते हो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, और भी बहुत सारी इमेजेस आपको गूगल पर देखने को मिल जाएंगी। नाउ यहाँ पर ये जो एक तरीके से धमाका हुआ है इसके पीछे अमोनियम नाइट्रेट है। यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के अंदर ये आग लगी, और आग लगने के क्योंकि यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट पिछले 6 सालों से स्टोर करके रखा गया था, और आग लगने के बाद एक ही बार में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, हुआ था बेसिकली। तब से आज के टाइम तक लेबनान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चाहे हम लोग इकोनॉमी के बारे में बात करें, चाहे वहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में बात करें, कोविड पैंडेमिक की हैंडलिंग को लेकर बात करें, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। आपको मालूम होगा हाल ही में हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पर चर्चा ये हो रही थी कि लेबनान ऐसी कंट्री बन चुका है जो कि पिछले 150 सालों में सबसे बुरी तरीके से सफ़र करी हुई कंट्री है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब ये अमोनियम नाइट्रेट क्यों चर्चा में है। यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, सारे सोर्सेस मैं आपको दिखाता रहूँगा कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया गया है। तो हाल ही में जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को लेकर रूल्स को एक तरीके से अमेंड किया है, चेंजेस करे रूल्स के अंदर। यहाँ पर एक तरीके से क्या होता है, अमोनियम की काफ़ी सारी चोरी भी हो जाती है, उसको कम से कम किया जाएगा। प्लस यहाँ पर अमोनियम के रिगार्डिंग एक तरीके से जब इसमें आग लग जाती है तो आग से लड़ने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ पर एक हमने सबक सीखा है किससे, लेबनान के अंदर जो बेरत एक्सप्लोजन हुआ था साल 2020 के अंदर, उसी से हम लोगों ने यहाँ पर ये सबक सीखा है। और हुआ क्या था वहाँ पर, आप कह सकते हो बेरूत पोर्ट पर लगभग 6 साल से 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करके रख रखा था। तो अचानक से आग लगी, और आग लगने के बाद ये विस्फोट हुआ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा विस्फोट, ठीक है। तो हमने ये सीखने के बाद कुछ रूल्स लेकर आए। अब वो रूल्स क्या है, सबसे पहला यहाँ पर रूल्स के अंदर बदलाव क्या है, देखो यहाँ पर बोला गया जो अमोनियम नाइट्रेट है ये हमारे पोर्ट पर आएगा, जो बंदरगाह होगा वहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन बंदरगाह से लगभग आप कह सकते हो 500 मीटर पीछे की साइड पर यहाँ पर आप अमोनियम नाइट्रेट को रिसीव कर सकते हो, वहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ऐसा पहला रूल है, ठीक है। बंदरगाह के आसपास ही आप लोगों को यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को रखना है, ये बोला गया ताकि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि देखो जो भी आपके पास अमोनियम नाइट्रेट आपने रख रखा है उसकी नीलामी वगैरह भी आप करवा सकते हो, ऑक्शन करवा सकते हो, ठीक है, उस पर बोली लगवा सकते हो, उसको आप यहाँ पर ऑक्शनिंग के तौर पर बेच सकते हो, जो भी आपने यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को सीज करके रखा है। दूसरा यहाँ पर रूल ये रहा। तीसरा रूल में यहाँ पर ये बोला गया जब भी आप देखो, हाँ, दूसरे रूल में ये भी है कि आप लोग जब भी अमोनियम नाइट्रेट को लेकर इसका व्यापार करते हो तो ये एक तरीके से सील कंडीशन में होगा, इसको पूरी तरह से सील करा जाएगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया तीसरा रूल ये देखने को मिलता है, जो ये अमेंडमेंट है इसके अंदर ये बोला गया बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे लाए जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ को प्रमोट करेंगे। मतलब कि मान लो कहीं आग लगती है तो तुरंत ही उस आग को बुझा लिया जाए, अदरवाइज यहाँ पर इस अमोनियम के अंदर वो आग लग जाएगी, आग वो पकड़ेगा और उसके बाद वो विस्फोट हो जाएगा। तो ऐसा हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिले। नाउ क्वेश्चन ये है अमोनियम नाइट्रेट एग्जैक्टली क्या होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट का पहली बात तो फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। NH4NO3 करके यहाँ पर इसका फॉर्मूला है। एक नाइट्रोजन रिच वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल है, आप एक ऐसा पदार्थ कह सकते हो जो कि पानी के अंदर घुल जाता है, पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। अब यहाँ पर ये जो कॉमन केमिकल इंग्रेडिएंट है, आपने अमोनियम नाइट्रेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखा होगा एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर के अंदर। जो एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग फर्टिलाइजिंग का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट देखो यहाँ पर नेचुरली नहीं मिलता, अमोनियम नाइट्रेट से हम लोग कमर्शियल एक्सप्लोसिव बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारे विस्फोटक चीज़ें बना सकते हैं। एक्सप्लोसिव में अगर हम बात करें, आपने बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोसिव का नाम सुना होगा विस्फोटक का, जिसको हम लोग बोलते हैं RDX, TNT, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े विस्फोटक चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आप कह सकते हो ये एक एक्सप्लोसिव विस्फोटक है, ये सब अमोनियम से यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो अमोनियम अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक केमिकल ये देखने को मिल जाएगा, खतरनाक पदार्थ आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो स्टोर्ड अमोनियम नाइट्रेट होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत ये देखने को मिलती है आग लगने की। अगर यहाँ पर आग लग जाती है तो इसके बाद आप कह सकते हो ये फट सकता है दो तरीके से। या तो देखो ये किसी ना किसी एक्सप्लोसिव मिक्सचर के कांटेक्ट में आ जाए, मान लो आपने अमोनियम नाइट्रेट इस वाले टैंकर में स्टोर करके रख रखा है, यहाँ पर कुछ और जो एक्सप्लोसिव मिक्सचर हो गया, इसी प्रकार का कोई और केमिकल है वो इसके अंदर अगर मिल जाए तो यह विस्फोट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर आप कह सकते हो आग लग जाती है, आग लग जाती है, आग लगने के बाद यहाँ पर ये अमोनियम नाइट्रेट आग पकड़ता है और आग पकड़ने के बाद क्या बोलता है यहाँ पर ये एक तरीके से पूरा विस्फोट हो जाता है, जो कि हमने अभी लेबनान के अंदर जो बेरूत पोर्ट पर यह इंसिडेंट हुआ था उसको देखा था। तो यहाँ पर ये कुछ सीखने के बाद हम लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट के रिगार्डिंग ये रूल्स लेकर आए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के रिगार्डिंग कुछ और चीज़ें हैं। देखो भारत के अंदर अमोनियम नाइट्रेट का चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो कन्वर्जन हो, चाहे इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट हो, सभी चीज़ें यहाँ पर एक रूल के थ्रू कवर करी जाती हैं। वो है अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 का ये रूल है। इसके अंडर में ये सारी चीज़ें कवर करी जाती हैं, बिल्कुल प्रोटेक्शन से हम लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखा जाता है कि कहीं से कहीं तक कोई गलती ना हो, अदरवाइज यहाँ पर इसका भुगतान बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ और सिनेरियो आप देख सकते हो। ये लेबनान का बेरूत एक्सप्लोजन, ये वही वाला एरिया है जहाँ पर ये एक्सप्लोजन हुआ था। इनफैक्ट आप कह सकते हो ये एक्सप्लोजन होने के बाद दूर दूर तक यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो चुका था, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ भी पड़ी हैं, आप वो भी देख सकते हो, वहाँ पर गूगल के ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स हैं, वो भी देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर आता है GS पेपर 3 के अंदर, प्लस एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है अरोमा मिशन के बारे में और फ्लोरिकल्चर मिशन के बारे में। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, अरोमा क्या होता है, सब एक एक करके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने प्रपोज किया कि इंटीग्रेटेड अरोमा डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पर बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए। यहाँ पर यह बोला गया इससे क्या होगा, जो फार्मर्स की इनकम है वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी। इस अरोमा मिशन को हम लोग पर्पल रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं या फिर लेवेंडर भी बोलते हैं। लेवेंडर क्या होता है, जो ये आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, इसी को लेवेंडर बोलते हैं। काफ़ी खुशबूदार होता है। आप बहुत सारे मतलब कॉस्मेटिक्स के सामान इस्तेमाल करते होंगे, बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करते होंगे, उन सब चीज़ों के अंदर जो खुशबू आती है वो इन्हीं चीज़ की वजह से आती है, इसी लेवेंडर की वजह से आती है। तो पर्पल रिवॉल्यूशन इसी को बोला गया है कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो, क्योंकि आज के टाइम पर डिमांड भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसको बेचा जाएगा तो इससे फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होती भी चली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा गया है। आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, तो मैंने जैसा बताया था हर एक सोर्सेस दिखाता रहूँगा। तो आर्टिकल PIB से लिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अरोमा मिशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला मेन ऑब्जेक्टिव इसका यह है कि जो अरोमेटिक क्रॉप्स होती हैं, खुशबूदार क्रॉप्स होती हैं, उनका कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं यानी खुशबूदार चीज़ें यहाँ पर डाली जाती हैं, आप कह सकते हो उसके अंदर भी यहाँ पे अरोमेटिक क्रॉप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। प्लस यहाँ पर बहुत सारे जो इंडियन फार्मर्स हो गए उनको यहाँ पर इनेबल किया गया कि वो लोग एक तरीके से ग्लोबल लीडर बन जाएँ इस अरोमेटिक क्रॉप्स के अंदर, यानी कि इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो
और यहाँ पर आप इसका प्रॉपरली एक्सपोर्ट करो, क्योंकि आज के टाइम पर डिमांड भी ज़्यादा है और इन सब चीज़ों की वजह से जो फार्मर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्लस यहाँ पर अरोमा मिशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करवाएं फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स एक हायर प्रॉफिट जनरेट कर सकें, ठीक है। या फिर कोई जो एक लैंड ऐसी ज़मीन पड़ी है जो कि बिल्कुल बर्बाद है, वेस्ट है, उसका इस्तेमाल करके ये लोग एक यहाँ पर इनकम जनरेट कर सकें। ये फोकस रखा गया है अरोमा मिशन के अंडर में। क्वेश्चन ये है इसके नोडल एजेंसीज कौन कौन है। तो देखो यहाँ पर जो नोडल लेबोरेटरी है वो CSIR है, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट इसको बोला गया है। यहाँ पर ये मिलकर काम करवा रहे हैं। एक बॉडी इसकी लखनऊ की है और दूसरी यहाँ पर यही बॉडी आपको देखने को मिलेगी, इसका नाम है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, ये पालमपुर की है। उसका एक और बॉडी है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये जम्मू की बॉडी है। तो अलग अलग बॉडीज़ हैं जो कि यहाँ पर मिलकर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करती हैं। और आज के टाइम पर यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो प्रोजेक्ट है, मिशन वाला प्रोजेक्ट है, ये बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। बुंदेलखंड, गुजरात, मराठवाड़ा, उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर फार्मर्स जो हैं चाहते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। प्लस फार्मर्स जो है काफ़ी बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं आज के टाइम पर वेदर एक्सट्रीम्स की वजह से, और यहाँ पर बहुत सारे मैक्सिमम सुसाइड्स भी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो अरोमेटिक प्लांट्स है उससे काफ़ी सारी चीज़ें कवर की जा सकती हैं। प्लस यहाँ पर बोला गया जो अरोमेटिक प्लांट्स है इसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स देखने को मिलते हैं। एक होता है लेवेंडर, डमास्क रोज़ हो गया, मश्क बाला हो गया, और भी बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स देखने को मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं फ्रेगनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि अभी यहाँ पर क्या करा गया, अरोमा मिशन फेज़ 2 को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर फेज़ 2 को लॉन्च करने के पीछे जो बॉडी है वो है CSIR IIM जम्मू, जो कि मैंने अभी आप लोगों को इस बॉडी के बारे में बताया था। इसने अनाउंस किया अरोमा मिशन फेज़ 2 फरवरी के अंदर ये अनाउंस किया गया था। इसका मेन काम है कि फोकस किया जाए कि किस प्रकार से जो भी ये अरोमेटिक प्लांट्स हैं इनका कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो, प्लस यहाँ पर इनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इनकी बिक्री हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फार्मर्स की इनकम जनरेट हो। ये मेन फोकस यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर फोकस ये भी रखा गया कि जो वेमेन है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आएंगी जैसे जैसे हम लोग अरोमा मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गई अरोमा मिशन की बात। उसके बाद करते हैं फ्लोरिकल्चर मिशन की। तो फ्लोरिकल्चर मिशन को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। फ्लोरिकल्चर एक हॉर्टिकल्चर का ही आप कह सकते हो एक ब्रांच है। फ्लोरिकल्चर के अंदर ध्यान रखा जाता है जो गार्डन वगैरह है उसको कैसे मेंटेन करके रखना है। प्लस यहाँ पर ये डील करता है कि किस प्रकार से जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, ग्लैडियस, कैना, कार्नेटेशन, अलग अलग नाम है ये सब। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर प्लांट्स होते हैं, इनसे यहाँ पर डील करता है हॉर्टिकल्चर। प्लस यहाँ पे जो गार्डन होता है उसको मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर फोकस करा जाता है हॉर्टिकल्चर को लेकर। आज के टाइम पर बहुत सारी जो एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर को भी इंप्लीमेंट कर रही हैं। तो इंप्लीमेंट करने के लिए आप कह सकते हो ये सारी एजेंसीज हैं, CSIR हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन हो गया, अपीडा और ट्राइफेड हो गया। अपीडा और ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। अभी हाल ही में हमने अपीडा को भी कवर किया है, प्लस ट्राइफेड को भी कवर किया था। उसके बाद यहाँ पर एक बॉडी यह है फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, और लास्ट बॉडी यह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड MSMEs जिसको हम लोग बोलते हैं। ये सारी बॉडीज है जो कि कहीं ना कहीं फ्लोरिकल्चर को भी इंप्लीमेंट कर रही हैं, अरोमा मिशन को भी इंप्लीमेंट कर रही हैं, इनको लागू कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी आता है GS पेपर 3 के अंदर। अभी हाल ही में हम लोगों ने ये देखा 45वीं GST काउंसिल की मीटिंग हुई है। तो उस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ है यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और आपको मालूम होगा इस GST काउंसिल मीटिंग के दौरान जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने यहाँ पर डीजल या फिर पेट्रोल को GST के अंदर नहीं रखा है। मुद्दा ये उठ रहा था कि डीजल और पेट्रोल को GST के अंदर डाला जाए, लेकिन नहीं डाला गया। वो क्या है उसके पीछे का रीज़न, आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल चर्चा में किस लिए ये आप लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ चीज़ें जो कि प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, फैक्ट बेस्ड चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पर GST काउंसिल के बारे में कहाँ पर चीज़ें मैंशनड है। तो GST काउंसिल एक खुद एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 279A के अंडर में आती है। यहाँ पर इसका मेन काम है जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए रिकमेंडेशन देना। मान लो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसको लेकर मीटिंग होती है, इसको लेकर डिस्कशन होता है। GST काउंसिल चेयर करी जाती है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये आप याद रख सकते हो। प्लस यहाँ पर स्टेट के साथ साथ जो एक तरीके से सेंटर के मिनिस्टर्स होते हैं, केंद्र सरकार
केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों मिलकर यहाँ पर इस काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर जो भी डिसीजन होता है वो यहाँ पर साथ में मिलकर लेती हैं। इसी वजह से जीएसटी काउंसिल को एक फेडरल बॉडी बोला जाता है। फेडरल बॉडी मतलब यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन है, तभी यहाँ पर आप कह सकते हो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा होती है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से मैं पूछता हूँ, इंडिया क्या है? इंडिया फेडरल है या फिर क्वासी फेडरल है? नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था, शायद मुझे लग रहा है 1997 में पूछा गया था, जो कि हमने डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आपको देना है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई, कहाँ कैसे होती है, कौन कौन होता है मीटिंग के अंदर, सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब इन्होंने बातचीत क्या क्या करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बातचीत के अंदर सबसे पहला डिसीजन ये लिया गया, देखो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि जो टोसिलिजुमाब हो गया, ये दवाइयाँ हैं, इनमें बोला गया था जो जीएसटी लगती है इन जीएसटी के ऊपर छूट दी जाएगी। छूट दी जाएगी, यहां पर बोला गया था इन दवाइयों के ऊपर छूट दी जाएगी। अब इस छूट को बढ़ा दिया गया है, 31 दिसंबर तक इन दवाइयों के ऊपर जीएसटी के ऊपर छूट है। ये यहां पर पहला डिसीजन लिया गया। दूसरा डिसीजन ये लिया गया, जो मस्कुलर एट्रोफी ड्रग्स हैं, ठीक है, बहुत सारी और भी यहां पर एक तरीके से आप देख पाओगे दवाइयां हैं जैसे कि जोलगेंसमा, विल्टेप्सो। यहां पर क्या है, इनकी कॉस्ट भी लगभग 16 करोड़ के आसपास के अराउंड देखने को मिल रही है। अगर यहां पर ये कॉस्ट 16 करोड़ के आसपास की होगी तो यहां पर बोला गया इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। उसके बाद यहां पर जो भी आप एयरक्राफ्ट दूसरी कंट्री से लीज पर ले रहे हो, यानी कि एक तरीके से रेंट पर आप एयरक्राफ्ट ले रहे हो, तो उसके ऊपर भी आईजीएसटी नहीं लगेगी, ऐसा बोला गया। उसके बाद जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, मतलब कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये जो सारे ऐप्स हैं ये कहीं ना कहीं जीएसटी को कलेक्ट कर सकते हैं, इनको ये पावर दी गई, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, जीएसटी का कलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्टिफाइड राइस होता है, मतलब ऐसे राइस जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स को अलग से ऐड किया जाता है, इनके ऊपर पहले टैक्स लगता था 18%, अब इस जीएसटी को कम करके कर दिया गया है 5%। तो ये काफ़ी सारे रिलीफ दिया गया है एक प्रकार से, आप ये देख सकते हो इस मीटिंग के अंदर। प्लस यहाँ पर कैंसर के रिगार्डिंग एक ड्रग है, ठीक है, यहाँ पर कैंसर की दवाई है केट्रोंडा, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी पहले जीएसटी 12% लगती थी, कम करके इस पर भी 5% कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलीफ दिया गया है इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। ये हमने डिस्कस किया कि हाँ, जो जीएसटी रेट है उसके ऊपर काफ़ी हद तक छूट मिली। जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं वो जीएसटी को कलेक्ट कर सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग समझेंगे, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी रिजीम के अंदर नहीं लेकर आए हैं, ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था, बहुत सारे लोग चाह रहे थे, सभी लोग चाह रहे थे कि जो पेट्रोल और डीजल है उसको जीएसटी के अंदर में लाया जाए। अब होता क्या, जब जीएसटी के अंडर में पेट्रोल और डीजल लेकर आया जाता है तो उस पर कहीं ना कहीं जीएसटी रेट रखता है। जीएसटी रेट के 4 स्लैब्स हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग परसेंट में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जो आखिरी वाला स्लैब है वो 28% है। हाईएस्ट जो जीएसटी किसी चीज़ के ऊपर लग सकती है वो 28% लग सकती है, ये हमने देखा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो पेट्रोल और डीजल है आज के टाइम पर प्राइसेस कितना है, इनका 100 रुपीज़ पर लीटर क्रॉस कर चुका है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर। अब है क्या, यहाँ पर अगर हम एक तरीके से एनालिसिस देखें तो ये बोला जाता है करंट टाइम पर जो पेट्रोल और डीजल है उसके ऊपर लगभग 100% से ज़्यादा टैक्स लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है, पेट्रोल को हम लोग दूसरी कंट्री से परचेज कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से परचेज करने के बाद यहाँ पर टैक्स दूसरी कंट्री भी ले रही है, प्लस यहाँ पर सेंटर भी टैक्स लगा रही है, प्लस स्टेट भी टैक्स लगा रही है। टैक्स लग कर ये महंगा हो जाता है। तो लगभग आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर जो पेट्रोल और डीजल है उसके ऊपर 100% से ज़्यादा टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, अगर हम लोग पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर में ले आएंगे तो मैक्सिमम कितना लगाना पड़ेगा, 28% लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम अनाउंसमेंट हुआ है जीएसटी के अंदर आप 28% तक टैक्स लगा सकते हो। लेकिन करंट कितना चल रहा है, 100% चल रहा है। अब आप कहोगे कि इसी वजह से लेकर यहाँ पर मांग करी जा रही थी कि जब जीएसटी के अंदर पेट्रोल और एक तरीके से डीजल को लेकर आएंगे तो इसके दाम घट जाएंगे। बिल्कुल, मांग यही चल रही थी, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है इसको पूरा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू कम हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, अगर सरकार यहाँ पर पेट्रोल को एक तरीके से 28% पर यहाँ पर इसके अंदर में ले आती, जीएसटी मतलब 28% टैक्स लेती, तो उसके पास रेवेन्यू कलेक्शन इतना होता नहीं, पैसा यहाँ पर ये लोग ले ही नहीं पाते ज़्यादा। अभी के टाइम पर कलेक्शन बहुत ज़्यादा, टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर जीएसटी के अंदर से जो पेट्रोल और डीजल है उसको नहीं लाया गया है, मतलब जीएसटी के रिजीम में नहीं लाया गया है। यह आप लोग को ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चर्चा हो रही है वर्ल्ड राइनो डे 2021 के बारे में, तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को देखना है।
क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के आर्टिकल बहुत पूछे गए हैं। तो आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी बताऊंगा। एक यूनिक वे है जहाँ पर इस आर्टिकल को मेंशन किया गया। आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पर यह बताया असम सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 2500 राइनो के जो सींग हैं वो जला दिए। ठीक है, आप कहोगे 2500 राइनो के सींग जला दिए, ऐसा क्यों किया? यहाँ पर सरकार का कहना, असम गवर्नमेंट का कहना यह है ये राइनो के सींग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो, राइनो की सींग के लिए, राइनो की सींग की मांग के लिए राइनो को मार रहे हो। तो क्या है, इन्होंने यहाँ पर ये सींग जलाकर ये दर्शाया कि यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सींग का, इस सींग के पीछे मत पड़ो। आप यहाँ पर इस सींग के पीछे जानवरों को मार रहे हो, राइनो को मार रहे हो, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी राइनो की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं तेजी से कम हो जाएगी अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट रखा है, इसी के पीछे यहाँ पर 2500 राइनो के जो हॉर्न्स है वो जला दिए गए। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो अभी यहाँ पर पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो वर्ल्ड राइनो डे है उसको ऑब्जर्व किया जाता है 22 सितंबर को। ठीक है, आज के टाइम पर हमारे पास टोटल 5 स्पीशी हैं राइनो की, और वो 5 स्पीशी कौन कौन सी हैं? एक होता है व्हाइट राइनो, एक होता है ब्लैक राइनो, एक होता है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, एक होता है जवन राइनो और एक होता है सुमत्रन राइनो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अलग अलग 5 स्पीशीज राइनो की देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्शन देने की बात की जाती है। नाउ यहाँ पर आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है, जो वर्ल्ड राइनो डे है इसको पहली बार अनाउंस किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के थ्रू साउथ अफ्रीका में 2010 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो बहुत सारी स्पीशीज़ है राइनोसोरस की, ठीक है, वो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा खतरे में देखने को मिलेगी। खतरे के पीछे का रीज़न बहुत है, कभी हंटिंग होती है, इनका इलीगल ट्रेड होता है, सींग की वजह से मार दिया जाता है, तो इसकी वजह से इनकी जान खतरे में आ जाती है। आज के टाइम पर 5 प्रकार की प्रजातियां हैं राइनो की। वो 5 प्रकार की प्रजातियां कौन कौन सी मैंने आपको बता दिया। IUCN के अंदर अलग अलग स्टेटस है, ज़्यादातर स्टेटस यही बताता है ये राइनो आज के टाइम पर खतरे में है। ठीक है, उसके बाद आज के टाइम का लगभग साल 2021 का जो वर्ल्ड राइनो डे 2021 है, इसका विषय क्या है? तो इसका थीम है कीप द 5 अलाइव, यानी कि जो ये 5 प्रजातियां हैं राइनो की उसको जिंदा रखो। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखा गया। प्लस उसके बाद इस वर्ल्ड राइनो डे का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग इनकी प्रोटेक्शन को और ज़्यादा मजबूत कर सकें और एक तरीके से इनकी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकें। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। प्लस उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 5 प्रजातियों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो राइनो वो है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जो कि एक सिंग वाला राइनो है। ठीक है, जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ पर यह आर्टिकल में आ जाता है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, इसको हम लोग इंडियन राइनो भी बोलते हैं। ये सारे राइनो स्पीशीज़ के अंदर सबसे बड़ा राइनो इसी को ही बोला जाता है। और यहाँ पर आप कह सकते हो लगभग 2600 के आसपास जो ये इंडियन राइनो या फिर वन हॉर्न राइनो है ये भारत के अंदर मिलते हैं। 90% तक जो भी पॉपुलेशन है इन वन हॉर्न राइनो की ये आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर है। बाय द वे दूसरा क्वेश्चन, आसाम के अंदर कितने नेशनल पार्क है टोटल? नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी चीज़ें मेंशन करना। कहाँ पे पाया जाता है? तो यहाँ पर जो इंडिया के अंदर जो ये राइनोज हैं ये काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं, प्लस पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, ओरंग नेशनल पार्क के अंदर, मानस नेशनल पार्क के अंदर, और उसके बाद जल्दापारा नेशनल पार्क के अंदर, और दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है वहाँ पर, गोरुमुरा जो नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ पर ये टाइगर्स देखने को मिलते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हो। आज के टाइम पर प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो कहीं ना कहीं ये राइनोज वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनकी जान को काफ़ी हद तक खतरा है। प्लस भारत सरकार क्या इनिशिएटिव उठा रही है इन राइनो को प्रोटेक्शन देने के लिए? तो आप देख सकते हो यहाँ पर भारत सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव उठा रही है। एक है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 201। तो यहाँ पर इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया इन सब ने मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन कर रखा है कि ये सब मिलकर इन राइनो की प्रजातियों को बचाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एक तरीके से स्टेप उठाया गया DNA प्रोफाइल्स फॉर ऑल राइनोज। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं मेन काम करता है इन राइनोज का जो पोचिंग वगैरह है वो ना हो। प्लस उसके बाद और भी बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा ताकि इन राइनोज को बचाया जा सके, जैसे कि नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, उसके बाद इंडियन राइनो विजन 2020। तो ये कुछ यहाँ पर एफर्ट्स हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं राइनो को प्रोटेक्शन देने के लिए। नाउ बढ़ते हैं आगे गाइस। आगे अगला आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा और पॉलिटी गवर्नेंस आता है GS पेपर 2 के अंदर। इस आर्टिकल में बात हो रही है ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में। अब यहाँ पर क्या है, देखो आर्टिकल चर्चा में क्यों है, क्योंकि द हिंदू ने यहाँ पर इस आर्टिकल को पब्लिश किया था। आज के टाइम पर हो क्या रहा है, हाल ही में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है इन्होंने डिस्कस किया जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 वाला है इसको वापस से रीओपन किया जाए, इसका मुद्दा वापस से खोला जाए और इसके ऊपर डिस्कशन होगा। और उसके बाद इस एक्सपेक्टेड ये है आपकी बार जो इसकी एक फाइनल रिपोर्ट है वो विंटर सेशन के अंदर यहाँ पर ये फाइनल रिपोर्ट हम लोगों को सबमिट करते हुए नजर आएंगी इस प्रोटेक्शन बिल के ऊपर। तो अभी इस प्रोटेक्शन बिल को
लेकर कुछ चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। अभी यहाँ पर बोला गया है इस बिल के रिगार्डिंग डिस्कशन होगा सही से, प्लस बातचीत होगी, देन उसके बाद इस बिल के ऊपर जो फाइनल रिपोर्ट है ये अब की बार के विंटर सेशन जो होगा पार्लियामेंट का, वहाँ पर एक तरीके से सबमिट करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है ये क्या है एग्जैक्टली, देखो यहाँ पर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं ये लोगों के जो डेटा है उसको प्रोटेक्शन देने की बात करता है। जो लोगों का पर्सनल डेटा है उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पर इस बिल का मेन काम यही है। जो बिल है बेसिकली ये सरकार को भी पावर देता है कि सरकार यहाँ पर जो पर्सनल डेटा है वो कहीं ना कहीं बाहर जाने से रोकेगी। तो होता क्या आज के टाइम पर बहुत सारी जो कंपनीज है वो यहाँ पर डेटा कलेक्ट करके बाहर निकाल देती हैं दूसरे देशों के अंदर। तो यहाँ पर सरकार एक तरीके से आज के टाइम पर रोकने वाली है जो पर्सनल डेटा होता है बाहर की साइड पर, और बाहर की साइड से डेटा सारा हम लोग अपने कंट्री के अंदर लाएंगे, जिसको यहाँ पर अपने कंट्री के अंदर हम लोग डेटा को रखेंगे। प्लस गवर्नमेंट यहाँ पर कलेक्ट कर सकती है, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो जो भी सिटीजन्स हैं उनके पर्सनल डेटा को कलेक्ट कर सकती है, ऐसा बोला गया। मतलब सरकार अपने पास कलेक्शन रख सकती है डेटा का, लेकिन इन डेटा को बाहर जाने से रोकेगी। उसके बाद यहाँ पर इस बिल को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज के अंदर। एक पर्सनल डेटा है, एक सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, और तीसरा है क्रिटिकल पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा यहाँ पर आप कह सकते हो जो इंडिविजुअल है उसका नेम एड्रेस, ये पर्सनल डेटा हो गया। सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी होता है, उसका जो स्टेटस क्या है, ट्रांसजेंडर स्टेटस, कास्ट, रिलीजियस बिलीफ, यहाँ पे कुछ सेंसिटिव पर्सनल डेटा होता है जो कि इंसान शेयर नहीं करना चाहता। उसके बाद कुछ क्रिटिकल पर्सनल डेटा भी होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया जैसे कि मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी डेटा यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये कुछ डेटा है जिसको यहाँ पर प्रोटेक्शन देने की बात करी गई है इस बिल के अंडर में। लेकिन सरकार के पास पावर है कि वो यहाँ पर इन सारे डेटा को एक तरीके से ऑथोराइज कर सकती है, प्लस अपने पास जो पर्सनल डेटा है सिटीजन्स का वो यहाँ पर रख सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इस बिल के बहुत सारे एडवांटेजेस देखने को मिल गए, जैसे कि डेटा लोकलाइजेशन, हमारे कंट्री के अंदर डेटा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो साइबर अटैक वाली सिचुएशन है उसको चेक किया जा सकता है। आज के टाइम पर हमने स्पाईवेयर वाला जो पैगासस स्पाईवेयर है वो मुद्दा देखा, इन सबको चेक किया जा सकता है जब हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा। या फिर जो सोशल मीडिया है आज के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ वगैरह फैलाई जाती है, तो इन सबको भी चेक किया जा सकता है जब यहाँ पर सरकार के पास सारा डेटा होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लेकर आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डेटा जो प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन होगा ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के सॉवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आएगा। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आज का लास्ट आर्टिकल अगेन एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। बात हो रही है हम्बोल्ट पेंगुइन के बारे में। ये जो पेंगुइन है ये चर्चा में आ चुका है, क्यों है चर्चा में डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में जो मुंबई का बाइकुला जू है, ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया कि 2 नए हम्बोल्ट पेंगुइन चिक्स को यहाँ पर ये लोग लेकर आ चुके हैं। ये पेंगुइन काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है। ये पेंगुइन की पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। जो ये हम्बोल्ट पेंगुइन है इनका साइंटिफिक नेम है स्फेनिस्कस हम्बोल्थी। तो यहाँ पर इसका नाम याद रखना है, ये साइंटिफिक नेम है। और साथ ही साथ ये मीडियम साइज़ की स्पीशी देखने को मिलती है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 2 फीट के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। स्किन पैचेस के अंदर आप देख पाओगे स्किन किस प्रकार की आपको ये देखने को मिल रही होगी इनकी, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो ब्लैक कलर का इनके जो आंख है इसके आसपास आपको ब्लैक कलर के पैचेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला गया ये लोग ब्रीड जो करते हैं ये एक तरीके से ब्रीड करते हैं मार्च और अप्रैल के टाइम पर, या सितंबर और अक्टूबर के टाइम पर ये ब्रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं लोकेशन के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे बोला गया एक मोस्ट पॉपुलर ये जू पेंगुइन है, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनके अंदर एबिलिटी यह है कि ये गर्म क्लाइमेट में भी रह सकता है। आपने ज़्यादातर जो पेंगुइन देखे होंगे वो ठंडी जगह पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके अंदर खास बात यह है ये गर्म क्लाइमेट यानी कि गर्म एरिया में भी रह सकते हैं। तो ये जो हम्बोल्ट पेंगुइन है ये काफ़ी हद तक एंडेमिक है पैसिफिक कोस्ट, चिली और पेरू तक। मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ये पेंगुइन है ये इन्हीं 2 रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पेरू, यहाँ पे आपने देखा होगा ये सदर्न अमेरिका मैप है, साउथ अमेरिका का मैप है जहाँ पर ब्राज़ील ये सारी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। तो साउथ अमेरिका में आपको यहाँ पर पेरू देखने को मिलेगा, पेरू के बाद नीचे चिली देखने को मिलेगा, या चाइल भी बोलते हैं बहुत सारे, चिली भी बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों एरियाज़ के अंदर इस पैसिफिक ओशन के आसपास ही यहाँ पर ये पेंगुइन पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत कम ही जगह पर पाए जाते हैं, अदरवाइज इसी एरिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया आप कह सकते हो कि ये इसी एरिया से बिलोंग करते। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है हम्बोल्ट जो ये पेंगुइन है ये कौन से एरिया के एंडेमिक स्पीशी है। तो ये एंडेमिक स्पीशी इन वाले एरियाज़ के पेरू और चिली की। ओके, तो एक आइडिया आप लोग इसके बारे में भी रख सकते हो। तो गाइज यहाँ पर इसी के साथ कर दें लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।